आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टोनी स्टार्क की पहली फिल्म आयरन मैन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अफगानिस्तान के बॉर्डर को दिखाया जाता है और फिर एंट्री होती है टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क एक जीनियस अरबपति और हथियार बनाने वाली कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक है। यूएस आर्मी के पास वो अपनी कंपनी में बने जेरिको मिसाइल की टेस्टिंग के लिए आया होता है। ये मिसाइल इतना ज्यादा खतरनाक है कि किसी भी कंट्री को पल भर में नष्ट कर सकता है। और फिर आर्मी से डील करने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठकर कुछ सैनिकों के साथ वापस घर जा रहा होता है। तभी कुछ आतंकवादी उनके गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ते लड़ते सारे के सारे सैनिक वहीं पे मर जाते हैं। टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर भाग जाता है। तभी उनके बगल में उन्हीं की कंपनी में बनी एक मिसाइल यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में बनी मिसाइल आकर फट जाती है। फिर कहानी सीधा शिफ्ट होता है 36 घंटे पहले, जहाँ पर टोनी को आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टोनी के पिता उनके एक बहुत ही खास दोस्त के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, जहां वो आर्म्स डीलिंग और नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिसे जनता की भलाई के लिए यूज किया जा सके। आर्म्स डीलिंग का अवार्ड लेने के लिए टोनी स्टार्क यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए टोनी के पिता के दोस्त वहां पर आके उस अवार्ड को रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो उस समय एक कसिनो में गेम खेल रहे होते हैं। जेम्स वहां पर जाकर टोनी को इसका अवार्ड देता है, लेकिन टोनी स्टार्क उस अवार्ड को नहीं लेता और कहता है मेरे पास इसको रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तभी एक रिपोर्टर क्रिस्टीन वहां पर आती है और टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जो आप हथियारों का सौदा करते हो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। तभी टोनी कहता है कि एक दिन जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा और हमारे पास बिल्कुल भी हथियार नहीं होगा तो हम कैसे लड़ेंगे। फिर थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद टोनी उस रिपोर्टर को अपने घर लेकर आ जाता है और वहां अच्छे से बात करने के बाद जब टोनी की नींद सुबह खुलती है तो उसकी पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स वहां पर आकर उसको बताती है कि आज उसका अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मीटिंग है और एक प्राइवेट जेट टोनी का वेट कर रहा है। फिर जब टोनी जेट तक पहुंचता है तो वहां पर जेम्स उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। फिर वो दोनों अफगानिस्तान की डील के लिए निकल जाते हैं और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि टोनी की हालत बहुत खराब होती है। टोनी के बॉडी से काफी सारे तार जुड़े होते हैं और वो तार एक बैटरी से जुड़े होते हैं और अब वही बैटरी टोनी स्टार्क को जिंदा रख रही होती है। जब टोनी को होश आता है तो वो पास में ही खड़े एक आदमी येंसन से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था। तो येंसन बताता है कि एक मिसाइल ब्लास्ट के दौरान तुम्हारे शरीर में काफी सारे छर्रे घुस गए थे जिसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल था और अगर निकल भी जाता तो तुम्हारी जान को खतरा होता। इसीलिए मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तैयार किया और तुम्हारे बॉडी में लगा दिया जो अब उन छर्रों को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकेगा और अगर तुमने उसको निकालने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। फिर वहां पर आतंकवादियों के सरदार की एंट्री होती है और वो टोनी से कहता है हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमें जेरिको मिसाइल बनाकर दोगे क्योंकि हमें अमेरिका पर हमला करना है। लेकिन टोनी उसे मना कर देता है। उसके बाद आतंकवादियों का सरदार टोनी को बाहर निकाल कर लाता है और उसे दिखाता है कि हमारे पास तुम्हारी कंपनी के बनाए हुए सारे हथियार हैं। जिन हथियारों को तुम यूएस आर्मी और बाकी सारे लोगों को भेजते हो ना वो हमारे पास आकर काफी महंगे दामों पर बेच कर जाते हैं। और फिर सरदार कहता है कि हमें जेरिको मिसाइल चाहिए और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जेरिको मिसाइल का दूसरा नमूना हमें जल्दी से बनाकर दिखाओ, तभी हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तभी टोनी अपने गुफा में आता है और येंसन से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मालूम है। तभी येंसन बताता है ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ से भागना मुमकिन है। फिर येंसन अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि मुझे अपने परिवार से मिलना है। लेकिन फिर टोनी कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। फिर टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक आयरन सूट बनाना शुरू कर देता है। टोनी वहाँ पर मौजूद सभी मिसाइलों से एक खास प्रकार का धातु निकालता है जो कि आर्क रिएक्टर को पावर देने के लिए बहुत खास होता है। आर्क रिएक्टर एक ऐसी चीज है जो किसी भी मशीन को बहुत देर तक पावर दे सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टोनी के दिल में लगा है वो भी बैटरी से चलता है मगर उसका बैटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ज्यादा देर तक पावर नहीं दे सकता है। और आखिरकार टोनी आर्क रिएक्टर बना लेता है और इस बात का पता आतंकवादियों को भी पता चल जाता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या बना रहे हैं। फिर टोनी येंसन को एक सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद इस सूट को पूरी तरह से पावर देना है और आखिरकार वो दोनों मिलकर एक सूट बना ही लेते हैं। लेकिन तब तक आतंकवादियों को इस चीज का पता चल जाता है और जब वो लोग ऐसा करने से रोकने
रुकने आते हैं तो येंसन उसके सामने आ जाता है और आतंकवादियों पर हमला कर देता है, जिससे टोनी को सूट तैयार करने का वक्त मिल जाता है। बहुत संघर्ष करने के बाद आतंकवादी येंसन को गोली मार देते हैं, जिससे येंसन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसको देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर टोनी गुस्से में सभी आतंकवादियों को मारते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाता है और स्टार्क इंडस्ट्रीज के जितने भी हथियार वहां पर पड़े थे उन सभी को जलाकर वहां से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है। फिर टोनी का सूट, जिसे उसने मार्क 1 नाम दिया था, वो सूट टूट जाता है और टोनी वहां से आगे बढ़ने लगता है। तभी जेम्स की टीम टोनी को वहां से रेस्क्यू करके कैलिफोर्निया पहुंचा देते हैं और वहां पहुंचते ही टोनी अपने बॉडीगार्ड हैप्पी को फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहता है। फिर टोनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी के पिता का दोस्त और टोनी का पार्टनर उसका वेलकम करता है। फिर मीडिया वाले टोनी से अफगानिस्तान में हुए हादसे के बारे में पूछते हैं, जिस पर टोनी बताता है कि अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने उस पर सीधा हमला किया था और वो भी उसी की कंपनी के बनाए हुए हथियारों से। आगे टोनी स्टार्क बोलता है कि अब हम अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज में आर्म्स डीलिंग के काम को बंद कर रहे हैं। अब हम अपनी कंपनी में कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे। ये बात सुनकर स्टैन बीच में आ जाता है और कहता है कि अफगानिस्तान में हुए घटने की वजह से टोनी स्टार्क सदमे में है और ऐसी बात कर रहा है। हम आपस में इस मुद्दे के ऊपर बात करके आपको खबर करेंगे। फिर घर आकर स्टैन पूछता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, तो टोनी बताता है कि मुझे कैद करके जेरिको मिसाइल को बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन मैं वहां से आयरन सूट बनाकर भाग निकला, जिसे एनर्जी देने के लिए मैंने आर्क रिएक्टर भी बनाया था। फिर टोनी अपने सीने पर लगे आर्क रिएक्टर को दिखाता है। उसे देखकर स्टैन कहता है, ये तो बहुत ही शानदार इन्वेंशन है, इसे तो हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए। लेकिन टोनी उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब टोनी अपने ही घर के लैब में एक आर्क रिएक्टर को इम्प्रूव करता है और उसका एक नया वर्जन बनाता है। फिर उस नए रिएक्टर को अपने बॉडी में फिट करने के लिए वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को बुलाता है। पेपर टोनी की मदद करती है और उसके सीने से पुराना रिएक्टर को निकाल कर नया रिएक्टर को फिट कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आतंकवादी लोगों को मार्क 1 सूट रेगिस्तान में बहुत बुरी हालत में मिल जाता है और एक एक करके सारे टुकड़ों को जमा कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क अपने नए सूट के ऊपर काम कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क मार्क 2 सूट को तैयार कर लेता है और उसकी जांच करने के लिए अपने घर से ही एक उड़ान भरता है। उसके बाद टोनी को आसमान में मार्क 2 की क्षमता को पता लगाना होता है, इसलिए टोनी अपनी एआई जार्विस से कहता है, सूट को फुल पावर में सेट कर दो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर जा सकूं। और जब टोनी आयरन सूट के साथ आसमान में 81,000 फीट तक ऊंचाई पर पहुंचता है, तब सूट में बर्फ जमने लगती है, जिसकी वजह से सिस्टम बंद हो जाता है और वह जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन के पास आता है, सूट से धीरे धीरे बर्फ हटने लगती है और सूट वापस से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद टोनी मार्क 2 की टेस्टिंग करके वापस अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसको एक रैप किया हुआ गिफ्ट दिखता है और जब टोनी उसको खोलता है तो उसमें उसका पुराना रिएक्टर मिलता है, जिसको पेपर ने उसको गिफ्ट किया था। यह देख के उसको काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद अपने नए आयरन सूट की टेस्टिंग करने के बाद टोनी को पता चल ही जाता है कि उसके मार्क 2 सूट के अंदर ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद बर्फ जम जाता है और इसके सॉल्यूशन के लिए सूट के अंदर बिल्ड डिजाइन के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। तभी टोनी न्यूज में देखता है कि स्टैन ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें टोनी स्टार्क को ही केवल नहीं बुलाया गया है। ये देखकर टोनी सीधा पार्टी में पहुंचता है। वहां पर उसको पेपर मिलती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर साथ में काफी टाइम बिताते हैं। तभी ड्रिंक लेते हुए टोनी की मुलाकात क्रिस्टीन से होती है, जो उसे कुछ तस्वीर दिखाती है और बताती है कि जिस जेरिको मिसाइल को उसने अफगानिस्तान में बेचा था, अब वैसे ही बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव में देखे गए हैं। जिस बात से टोनी को बहुत ही गुस्सा आता है और उसका सीधा शक स्टैन के ऊपर जाता है। जिसके बाद टोनी स्टैन के पास जाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। स्टैन कहता है, यही तो बिजनेस है मेरे दोस्त। टोनी को यह बात सुनकर गुस्सा आता है। फिर घर आकर टोनी को पता चलता है कि अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव के अंदर आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही बच्चे और औरतों को जान से मार दिया जा रहा है। ये सब चीजों से टोनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपने आयरन सूट को नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। अपने नए सूट को बनाने के बाद वो अफगानिस्तान के गुलमीरा गांव के अंदर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो सारे आतंकवादियों को मार देता है और साथ ही स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियारों को तबाह कर देता है। और इस तबाही का पता एडवर्ड एयरफोर्स को पता चल जाता है और वो लोग इस चीज का पता लगाने लगते हैं कि कौन सा प्लेन था जो ऐसा तबाही करके भाग रहा है। तो उनको पता चलता है कि वो एक छोटा सा प्लेन था, जिसको खत्म करने के लिए एयरफोर्स टीम अपने फाइटर जेट्स को उसके पीछे लगा देते हैं। उसके बाद टोनी स्टार्क अपने दोस्त जेम्स को कॉल करता है और बोलता है, अबे गांडू, जिसको तू प्लेन समझ रहा है और अपने सारे फाइटर जेट को मेरे पीछे लगा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। साथ ही टोनी अपने फ्रेंड से कहता है कि ये सारे फाइटर जेट को यहाँ से हटाओ और मुझे
जाने दो। जिसके बाद इतने बड़े राज को उसका फ्रेंड राज ही रखता है और सारे फाइटर जेट्स को बोलता है ये दुश्मनों की आपस की लड़ाई है, आप लोग वापस आ जाओ और उसे जाने दो। फाइटर जेट वैसे भी टोनी से जीत नहीं पाते और वो वापस चले जाते हैं। मीडिया वाले लोग जब जेम्स से अफगानिस्तान में हुए तबाही के बारे में पूछते हैं तो जेम्स बताता है कि वहां पर दो दुश्मनों के बीच आपस में लड़ाई हुई थी। जिसके बाद जब यह न्यूज स्टैन को पता चलती है तो उसको फील होता है कि उसका कोई बड़ा दुश्मन उससे लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो सीधा टेन रिंग के संगठन से मिलता है और पूछता है ये सब किसने किया। टेन रिंग का सरदार बताता है कि ये सारा टोनी स्टार्क का ही काम है क्योंकि उसके पास आयरन सूट है जिसकी मदद से उसने ये सब तबाही मचाई है और वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुमको उससे पीछा छुड़ाना है तो मेरे पास एक प्लान है। हमारे पास टोनी का पुराना सूट है और अगर तुम मुझे मुंह मांगा पैसे दोगे तो मैं तुम्हें उसका डिजाइन दे सकता हूँ। लेकिन स्टैन सरदार को धोखा दे देता है और उसके सारे एरिया को तबाह करके मार्क 1 सूट को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टोनी को पता चल जाता है कि ये सारा खेल के पीछे स्टैन का हाथ है। फिर टोनी स्टार्क अपने असिस्टेंट पेपर को स्टैन के ऑफिस में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है क्योंकि अगर उसके पास कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो वो उसको बेचकर पैसे कमा सकता है। फिर पेपर स्टैन के कंप्यूटर तक पहुंचती है जहां फाइल ट्रांसफर करते वक्त उसको एक वीडियो दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि टोनी को कैद करने वाला और उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टैन ही था। पेपर सारी जानकारी लेकर वहां से जाने ही वाली होती है तभी वहां पर स्टैन आ जाता है। स्टैन से किसी तरह बचकर पेपर वहां से चली जाती है लेकिन कंप्यूटर चेक करते वक्त स्टैन को पता चल जाता है कि पेपर कंप्यूटर की सारी खुफिया जानकारी लेकर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं फिल कॉल्सन को जो एक सील्ड का एजेंट होता है। वो पेपर से कहता है कि हम टोनी स्टार्क से मिलना चाहते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो क्या आप हमारी मदद करेंगी। अब क्योंकि पेपर को पता था कि स्टैन इस वक्त उसके पीछे है इसीलिए वो फिल की मदद लेती है। दूसरी तरफ स्टैन काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि अब उसको पता था कि टोनी उसके बारे में सारा सच जान चुका है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्टैन सीधा टोनी स्टार्क के घर चला जाता है और वहां अपने एक खास हथियार की मदद से वो टोनी को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। फिर वो टोनी के सीने से उसका आर्क रिएक्टर निकाल ले जाता है। आर्क रिएक्टर निकलने की वजह से टोनी का दिल धीरे धीरे धड़कना रुकने लगता है लेकिन वो किसी तरह से अपने लैब में जाकर उस पुराने आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगा लेता है जो पेपर ने उसे गिफ्ट किया था। फिर टोनी अपना नया आयरन सूट पहनकर स्टैन का सामना करने निकलता है। दूसरी तरफ स्टैन टोनी के आर्क रिएक्टर को अपने बड़े आयरन सूट में फिट कर देता है जिसे रोकने के लिए टोनी स्टार्क लैब में पहुंचता है और तभी उन दोनों के बीच बहुत बड़ा फाइट होता है। लड़ते हुए टोनी को समझ में आता है कि स्टैन का बड़ा आयरन सूट उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर टोनी को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि ऊंचाई पर जाने से सूट में बर्फ जमने लगती है। टोनी स्टैन को अपने पीछे पीछे आसमान में ले जाता है। टोनी का पीछा करते हुए स्टैन 91,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है जिसका नतीजा ये होता है कि स्टैन के सूट में बर्फ जम जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन नीचे पहुंचते ही स्टैन का सूट फिर से स्टार्ट हो जाता है और दोनों में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। अब इसके बाद टोनी अपनी कंपनी की लैब के छत के ऊपर गिर जाता है और पेपर को फोन करके कहता है कि लैब के आर्क रिएक्टर को फुल पावर पर ऑन कर दो। टोनी की यह बात मानकर पेपर आर्क रिएक्टर को पूरी पावर के साथ ऑन कर देती है जिससे आर्क रिएक्टर से बहुत तेज किरणें निकलती है और स्टैन उसकी चपेट में आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त सील्ड वाले टोनी को सलाह देते हैं कि वो लोगों से ये कहे कि आयरन मैन कोई और है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते ही टोनी कुछ सोचता है और ये सबके सामने कबूल कर लेता है कि आई एम आयरन मैन। और उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट का सीन दिखाया जाता है कि सील्ड का चीफ उसके घर आकर ये कहता है कि वो उसके साथ एक टीम बनाना चाहता है, द एवेंजर्स इनिशिएटिव। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।